हेलो एवरीवन, मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल एंड वेलकम टू CIZ प्लस। इस बूट कैंप में हम बात करेंगे PPSC STO इंटरव्यू प्रिपरेशन की। एज यू ऑलरेडी नो, रिटन स्टेज ऑलरेडी कवर अप हो चुका है PPSC का। सो आप जानते हैं कि PPSC का रिटन रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है एंड इंटरव्यू एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ PPC उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई एम नॉट श्योर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो भी पाएगा कि नहीं, बिकॉज थोड़ा सा डिले हुआ है, कुछ एग्जाम्स में डिले हुआ है। बट स्टिल इन दिस 5 सेशन बूट कैंप वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं जो PPSC यूजुअली पूछता है इन द पास्ट एंड जो इस बार भी पूछने की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इन दिस सेशन आई विल टेक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस। जो टेक्निकल क्वेरीज हैं बिल्कुल बेसिक, वो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द स्टूडेंट जिनका रिटर्न में अच्छा मार्क्स आता है वो फिर भी ऐसे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं या उनको नहीं पता होता। सो अब हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सो बिफोर आई एक्चुअली मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, मैं बता दूं इसको हमने बूट कैंप क्यों कहा। एज यू कैन सी, दिस इज PPSC STO इंटरव्यू बूट कैंप, दिस इज सेशन 1। ये बूट कैंप क्या है? बूट कैंप इज जस्ट लाइक अ मिलिट्री प्रिपेयर्स इन अ कैंप बिफोर गोइंग टू अ वॉर। एक लड़ाई, युद्ध लड़ने से पहले जैसे एक मिलिट्री खुद पहले प्रिपरेशन करती है, बूट कैंप में करती है, तो आपके लिए भी दोस्तों ये एक मिलिट्री, एक वॉर है। ध्यान रखना, ये वॉर है। तो वॉर से पहले आप उसी जज्बे और उसी जोश के साथ अगर प्रिपरेशन करते हो ना, तो वॉर में कभी नहीं हारोगे। ठीक है, इसलिए वो फील देने के लिए हमने इसको बूट कैंप कहा। ओके, सब स्टार्ट करते हैं, ये दो थ्योरेटिकल बात। अब स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो कि यूजुअली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। मैं जस्ट एक रफ आइडिया दे देता हूँ। मैं PPSC का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ और मैंने UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी इंटरव्यू दिया। कुछ कॉमन बातें सामने निकल कर आई। जब मैं UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू देने गया, मेरे 200 में से, मैं बात कर रहा हूँ 2014 की, इन द ईयर 2014, जब मैंने वहां पे उस टाइम पे 200 मार्क्स का जब इंटरव्यू होता था, I got 144 marks out of 200, which was third highest marks in the country. इंडिया में थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे इन द इंटरव्यू। ऐसा क्या रीजन था कि मेरे 144 मार्क्स आए? यूजुअली 110 या 120 मार्क्स ही आते हैं। 144 इज यूजुअली वेरी हाई मार्क्स और PPSC में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। बट क्या कॉमन आया? कॉमन था थॉट प्रोसेस। इंटरव्यू में कभी भी जो इंटरव्यूअर होता है, देखो दो बातें हैं। पहली बात तो एक होता है इंटरव्यूअर और एक होता है इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, सो इन दिस केस दिस विल बी PPSC, एंड इंटरव्यू होंगे आप, जो कैंडिडेट होता है, जो एस्पिरेंट होता है। ठीक है। सो आप एक पॉइंट को ध्यान रखें, जितने भी टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, चाहे वो UPSC का हो या PPSC का हो, जो इंटरव्यूअर है वो कभी भी करेक्ट आंसर की डिमांड नहीं करता। पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इंटरव्यूअर नेवर आस्क्स करेक्ट आंसर। इंटरव्यूअर हमेशा इंटरव्यू का थॉट प्रोसेस जानना पसंद करता है। ये जानना पसंद करता है कि आप सोचते कैसे हैं। आपका, अगर आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए जिसका आंसर नहीं है आपके पास या जिसका सॉल्यूशन नहीं आता आपको, तो आपका व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, आपका स्टेप 1 क्या होता है, फिर स्टेप 2 क्या होता है, फिर स्टेप 3 क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यूअर यूजुअली देखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई भी एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उसका आंसर दे दिया, फिर नेक्स्ट उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। आपको ना कभी भी, एक तो सबसे पहले तुक्का नहीं मारना, आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द सोचने से कि अच्छा प्रॉब्लम ये है। मैं इसके कई एग्जांपल्स आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि थॉट प्रोसेस, आपको जो आता है, आपने जो पढ़ा हुआ है,
वहां से ही आपने कैसे उसको कैसे बिल्डअप किया अपने माइंड में, थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इस सेशन में बात करूंगा टेक्निकल क्वेश्चंस की। टेक्निकल क्वेश्चंस को हम थॉरली डिस्कस करना चाहेंगे, जितने मैक्सिमम टेक्निकल क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू में, एक सिविल इंजीनियर से जो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। और हम जल्दी नॉन टेक्निकल सीरीज भी इसी सेशन में, एक नॉन टेक्निकल का भी हम कंडक्ट करेंगे जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ बताऊंगा। एंड इन बिटवीन अगर कुछ ऐसी बातें जो बीच बीच में मुझे लगेंगी अभी बता देनी चाहिए, वो भी मैं शेयर करूंगा। बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ऐसा ना हो कि आप पॉइंट्स बस सुन रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना, छोटी छोटी बातें, ताकि पेपर से पहले या सॉरी इंटरव्यू से पहले आप उनको एक हल्का सा माइंड में ना एक बार रिफ्रेश कर जाना। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। ठीक है, वेरी इजी बात। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ बीम? बीम किसे कहते हैं? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अब स्टूडेंट यहां पर बोल देते हैं बीम क्या होती है। स्टूडेंट बोलता है कि बीम वो होती है जो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, या बीम वो होती है जो स्लैब से लोड लेता है, उसको बीम कहते हैं। स्लैब, फिर कुछ स्टूडेंट बोल देते हैं बीम से लोड जाता है कॉलम्स पर। बट ये इनकरेक्ट आंसर्स हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज अ बीम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देना है आपने? इसका करेक्ट आंसर देना है दैट इट इज अ ट्रांसवर्स लोड कैरिंग मेंबर। आपने ये बताना है कि बीम क्या होती है। एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर ट्रांसवर्स लोड आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ये है मेंबर, तो इसकी तीन एक्सिस होंगी। दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस होगी ट्रांसवर्स एक्सिस या लेटरल एक्सिस, एंड जो थर्ड एक्सिस होगी ना, जो थ्री डायमेंशन में अगर देखेंगे, ये भी ट्रांसवर्स एक्सिस या लेटरल एक्सिस होगी। सो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अगर इस मेंबर को आपने बीम बनाना है तो इस पर आने वाला लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगना चाहिए। बस यही बात ध्यान से सुन लीजिएगा। सो अगर मैं लोड लेट से व्हाइट कलर से दिखाता हूं, सो लेट से ये लोड लग गया, ये लोड लग गया, ये लग गया, ये लग गया। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर कितने लोड्स लग रहे हैं टोटल? 1 2 3 4। लोड बोले या फोर्स बोले एक ही बात है। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो स्ट्रक्चर मेंबर पर मैंने 1 2 3 4 फोर्सेस अप्लाई करी, एंड ऑल द फोर फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू longitudinal axis, so therefore it is a beam। ये बीम इसीलिए है क्योंकि ये ट्रांसवर्स लोड कैरिंग मेंबर है, क्योंकि इस पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्सेस आ रही हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये ट्रांसवर्स लोड कैरिंग मेंबर है, इसीलिए आप सोच सकते हो ये बीम क्या करेगी? ये बीम क्या करेगी? बेंड करेगी। ये क्या करेगी? बेंड करेगी। सो ट्रांसवर्स लोड गिव्स राइज टू बेंडिंग ऑफ बीम्स। दिस गिव्स राइज टू बेंडिंग ऑफ बीम्स। अब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि एक बीम बेंड क्यों करती है, अ बीम बेंड्स बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आता है, जिसकी वजह से बेंड करती है बीम। अब क्योंकि एक बीम बेंड करती है, इसीलिए a beam is comes under the category of flexural member। It comes under the category of flexural member। The term flex means to bend। flex का मतलब होता है to bend। so flexural member में ना बहुत कुछ आ सकता है। so आप बस ये मान के चलें कि बीम एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। क्यों है? क्योंकि बीम बेंड करती है। बेंड क्यों करती है? बिकॉज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोड। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बीम ये हॉरिजॉन्टल बनाई, क्या बीम वर्टिकल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। वर्टिकल कैसे होगी? अगर आपने ये जैसे वर्टिकल मेंबर लिया,
अब ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर आपने इसके परपेंडिकुलर ऐसे लोड लगा दिया, आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगाया, अगेन दिस इज अ बीम। क्या बीम इंक्लाइन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये देखिए, ये इंक्लाइन लगाया, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करवानी है? ये है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर लोड लगाओ, ये लगाओ इसके परपेंडिकुलर, अगेन दिस बिकम्स अ बीम। सो मेजर मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट के मन में है, बीम होती है हॉरिजॉन्टल, ऐसा लोगों को लगता है, बट ये गलत बात है। बीम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन कुछ भी हो सकती है। बीम कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन, एनीथिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो हमें बीम समझ में लग गया। इसके साथ ही मैं कुछ छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। व्हाट इज अ बार? बीम तो ठीक है, बार होती है जब ट्रांसवर्स लोड नहीं लगता, लॉन्गिट्यूडनल लोड लगता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग लोड लगा था ना, अगर लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा तब मैं उसको बार कह दूंगा। सो बार इज a longitudinal load carrying member. So longitudinal load कैसे आता है? So हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेंबर है, ये है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब इस पर मान लो मैंने लोड लगाया यहाँ पर, राइट हैंड डायरेक्शन में लगाया, तो आप देख रहे हो ये जो फोर्स लगी है, दिस इज कोइंसाइडिंग विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सो देयरफॉर इट इज अ बार। ये बार इसलिए है क्योंकि ये जो फोर्स लग रही है ये कोइंसाइड कर रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। सिमिलरली, अब सबसे पहली बात, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज जीरो। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज जीरो, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, बट लेफ्ट डायरेक्शन में तो कोई नहीं लग रही। तो अब आप इसके लेफ्ट डायरेक्शन में भी लगा दो फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड की लगा दी लेट से। सो अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक ऐसी बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में है, एंड आप देख सकते हैं दैट both the forces are coinciding with the longitudinal axis, so therefore it is a bar, and this bar is subjected to tension. This bar is subjected to tension क्योंकि मैं पुल कर रहा हूं, मैं खींच रहा हूं। सिमिलरली, अगर मान लो हम बात करते हैं, ये एक मेंबर है एंड इस बार ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है, इस बार फॉर एग्जांपल ये मैं लोड अंदर की तरफ लगाता हूं, ये एंड ये भी मैं अंदर की तरफ लगाता हूं। सो नाउ अगेन बोथ द फोर्सेस आर longitudinal forces, again they are coinciding with the longitudinal axis, so this will be compression, this will be subjected to compression. So बार क्या होती है? बार और बीम में फर्क पता होना चाहिए। बार और बीम क्या होती है? बार होती है longitudinal load carrying member, टेंशन या कंप्रेशन आएगा। So again bars can be horizontal, they can be vertical or they can be inclined, कुछ भी हो सकती हैं, horizontal, vertical या inclined कुछ भी हो सकती हैं। जिन बार्स में टेंशन आता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्लिंग्स, SLING, स्लिंग्स कहते हैं। और जिन बार्स में कंप्रेशन आता है they are called struts, they are called struts. Now as already told to you, bars horizontal, vertical, inclined कुछ भी हो सकते हैं। So similarly struts भी horizontal, vertical या inclined कुछ भी हो सकते हैं। इनको मैं horizontal भी बोल सकता हूँ, ये horizontal भी हो सकती हैं, ये vertical भी हो सकते हैं और ये inclined भी हो सकते हैं। So now the question is, vertical struts जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो vertical struts होती हैं they are called columns. So column होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। One, column is necessarily vertical and column में compressive load आता है, axial compressive load। तो अगर मैं column बनाऊंगा ना ये ऑरेंज कलर से, तो देखिए ये मैंने vertical बनाया और ये this is a column. A column cannot be horizontal, it cannot be inclined, it is necessarily vertical. ठीक है, ये बात हमें पहले तो क्लियरली समझ में लगनी चाहिए। तो हमें बीम, बार, स्लिंग्स, स्ट्रट्स और कॉलम्स हमने ये समझ लिए।
अब एक यूजुअली जो क्वेश्चन आज नया एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, जो हमें कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं, डिफरेंट कमीशन में पूछ रहे हैं, वो है कि बीम कॉलम क्या होती है। व्हाट इज अ बीम कॉलम? बीम कॉलम किसे कहते हैं? अब एक नया तरह का स्ट्रक्चर मेंबर है। ये ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर है जो कि बीम का भी काम करता है और कॉलम का भी काम करता है। तो कॉलम का काम करने के लिए उसको वर्टिकल होना पड़ेगा, है ना। ये अगर इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो कॉलम का होने के लिए इसको एक तो लोड ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा, तो अब तो ये बन गया कॉलम। और अगर इसको बीम का भी काम करना है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड जो लगेगा तो ये बन जाएगा बीम। तो ये एक बीम कॉलम बन चुका है। एंड इन फैक्ट इस दुनिया में कॉलम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमेशा बीम कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेटरल फोर्सेस जो है, आज आप अभी तक जिनको कॉलम बोलते थे वो एक्चुअली कॉलम नहीं है, वो बीम कॉलम है। क्योंकि लेटरल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक लोड, बिकॉज ऑफ विंड लोड, या यहाँ पर मोमेंट्स भी आते हैं। मोमेंट्स किसकी वजह से आते हैं? जब हम ये कॉलम के साथ यहाँ पर बीम लगी होती है ना, यहाँ पर और यहाँ पर और ऐसे बीम लगे होते हैं, इसकी वजह से फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आते हैं। सो बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ लेटरल लोड्स ये बीम कॉलम ही होता है। कॉलम होता ही नहीं इस दुनिया में, कुछ होता ही नहीं है कॉलम, रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते कॉलम्स। तो ये हमें बिल्कुल बेसिक पहले तो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क से पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ बीम, व्हाट इज अ कॉलम, व्हाट इज अ बीम कॉलम, व्हाट इज अ स्ट्रट। ये सब कुछ हमें क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, आगे चलते हैं। मैं आगे चलने से पहले अगर कोई डाउट है वो एक बार पूछना चाहता हूं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि हाउ डू यू डिफाइन बेंडिंग मोमेंट। देखिए, ये भी क्वेश्चन यूजुअली इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब अगर हम देखते हैं, हमने भी देखा कि एक बीम बेंड क्यों करती है। एक बीम बेंड करती है ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से, और ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट आता है, और बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम बेंड करती है। तो ये है क्या बेंडिंग मोमेंट? अब देखिए, हम जिस तरीके से स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर में डिफाइन करते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, इसको भी हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कहते हैं, इसको भी हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कहते हैं। अब ये यूजुअली इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क बताइए। ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, इसके भी यूनिट्स ऐसा यूनिट अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी ऐसा यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेशर इज अप्लाइड, सो दिस इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, व्हाइल दिस इज रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, जो रेजिस्ट करती है। जैसे मैं जनरली एग्जांपल देता हूं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाना चाहते, तरह तरह के बहाने मारते हैं ना जाने के लिए। तो उस इन दैट केस उनके पेरेंट्स उनको क्या करते हैं? कंपेल करते हैं टू गो टू स्कूल। पेरेंट्स क्या करते हैं? कंपेल, है ना। पेरेंट्स कंपेल करते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कि स्कूल जाओ। ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद से ही इंटेलिजेंट होते हैं, खुद से ही स्कूल जाना चाहते हैं। तो इन दैट केस उनके उनके पेरेंट्स को कंपेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर देमसेल्व्स इंपेल्ड टू गो टू स्कूल। उनके अंदर से आवाज आती है, खुद से वो स्कूल जाते हैं, उनके अंदर से आवाज आती है। ठीक है। सो वन थिंग इज कंपेल एंड अदर इज इंपेल्ड, जो अंदर से आवाज आती है। सो कंपेल क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। इंपेल क्या है? इंटरनल फोर्स है। सो प्रेशर में जो अप्लाई करी हुई फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगी है फोर्स। और उसको अपोज करने के लिए या उसकी वजह से जो इंटरनल फोर्स आई है, वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया करने पे दैट इज स्ट्रेस, या रेजिस्ट करती है जो फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है। अब बात करेंगे मोमेंट्स की। तो मोमेंट में भी हमारे पास दो तरह के मोमेंट्स आते हैं। वन इज बेंडिंग मोमेंट
and the other is moment of resistance. Moment of resistance को मैं usually MOR बोलता हूँ, MOR. So देखिए bending moment जो है ना, bending moment is just like pressure. Bending moment is a moment which is applied externally. जो बाहर की फोर्सेस की वजह से लगता है, जो अप्लाई किया जाता है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट. व्हाइल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज समथिंग दैट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन, जो अंदर से आता है, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी अगर जितना बेंडिंग मोमेंट आया, अगर उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट हो गया, तब तो इक्विलिब्रियम में होगी. बट अगर बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गया ना, तो बॉडी फेल कर जाएगी, फ्लेक्सुरल फेलियर हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल फेलियर और बेंडिंग फेलियर. बेंडिंग मोमेंट इज वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल है. आप लोड्स कम करोगे तो बेंडिंग मोमेंट कम हो जाएगा, लोड बढ़ाओगे तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा, लोड और बढ़ाओगे तो बेंडिंग मोमेंट और बढ़ जाएगा. व्हाइल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अ फिक्स्ड, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है. ये छोटी छोटी बातें अगर आपने इंटरव्यू में बोल दी ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. बहुत सारे लोग बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन ये बोलेंगे कि मैं जो बोला होता है कि ऑन वन साइड, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप सभी मूवमेंट्स को ऐड अप कर देंगे, मैथमेटिकली ऐड करेंगे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट. मैं अगर इंटरव्यूअर होऊंगा, मैं ऐसे स्टूडेंट को 0 मार्क्स दूंगा जो ये बात बोलेगा, क्योंकि ये उसकी रेटोरिकल बात है कि लेफ्ट हैंड पार्ट पर या राइट हैंड पार्ट पर ऐड कर दो. ये तो गलत बात है ना, ये क्या बात हुई? ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ी ना पूछी है. सो बेंडिंग मोमेंट इज अ मोमेंट जो एक्सटर्नली अराइज होता है बिकॉज ऑफ लोडिंग. बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ लोडिंग? बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सियल लोडिंग. बेंडिंग मोमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग which tries to bend a body. बेंडिंग मोमेंट बेंड करता है. बेंडिंग मोमेंट, देखिए पहली बात, मोमेंट कुछ भी होगा ना, किसी भी तरह का मोमेंट होगा, मोमेंट हमेशा एक्सिस स्पेसिफिक टर्म है, ध्यान रखिएगा. मोमेंट, मैं सिर्फ उतनी ही बात बताऊंगा अभी आपको जो इंटरव्यू के लिए है. मैं वहां तक नहीं जा सकता अभी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. मेरे को बहुत कुछ डिस्कस करना है, मैं वो नहीं बता पाऊंगा जो जिससे आपका फंडामेंटल और बहुत क्लियर हो जाए. बट हाँ, उतना बता दूंगा जो कि इंटरव्यू में अगर बोल दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे फुल मार्क्स मिलेंगे. मोमेंट एक एक्सिस स्पेसिफिक टर्म है. मोमेंट इज एक्सिस स्पेसिफिक टर्म. तो जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आप देख रहे हैं, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखना है. और अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस is greater than the bending moment, then the body will be safe in flexion. If bending moment exceeds MOR, then the body will be in unsafe condition. So I hope I have answered your query. So हमने अपना बेसिक देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी देखी और भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे. Now I will move to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत फेवरेट टॉपिक माना जाता है, फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, वो है आरसीसी से जुड़ता हुआ. तो आरसीसी में सबसे पहले जो एक इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन, वो ये है कि आरसीसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आरसीसी? तो मैं एक बार जल्दी से वो रिवाइज करवा देता हूँ. आरसीसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? पहली बात, आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. एक होता है पीसीसी. पीसीसी इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सिर्फ सीमेंट कंक्रीट है, व्हिच इज नॉट रीइंफोर्स्ड विद स्टील बार्स. आरसीसी इज रीइंफोर्स्ड विद स्टील, तो इसलिए उसको आरसीसी कह देते हैं. ठीक है. नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ सीमेंट. इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन एग्रीगेट्स. It is composed of coarse aggregates. और मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे. फिर it is composed of water
and it is composed of admixtures. ठीक है, अब सबसे पहली बात, सीमेंट क्या है? सीमेंट एक केमिकल कंपाउंड है। सीमेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जरूर पढ़ जाएं। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड एस्टिमेशन से क्वेश्चन काफी बार आते हैं, तो ये मेरा होमवर्क है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो ये है कि सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जरूर पढ़ जाइए। लाइम कितना प्रोपोर्शन है, सिलिका कितना प्रोपोर्शन है, ये बार पढ़ जाइएगा। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट होता है सैंड। सो अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन बोलूंगा, व्हाट इज अ फाइन एग्रीगेट? फाइन एग्रीगेट इज एन एग्रीगेट which is finer than 4.75 millimeter. ये ध्यान रखना, coarse aggregate is an aggregate which is coarser than 4.75 millimeter. So जिसको हम gravel बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं बजरी, इसको बोलते हैं रेता, हम सब जानते हैं। वाटर और एडमिक्सचर्स कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव करने के लिए डाले जाते हैं, सो उनको हम एडमिक्सचर्स कहते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बात, हम जब एक कंक्रीट में, जैसे सपोज आप कोई बीम या कॉलम को कास्ट कर रहे हो, बीम या कॉलम को जब आप भरते हो, तो उसमें आपने जो रेता डालना है वो कैसा रेता हो। सपोज आप एक साइट इंजीनियर हो, या सपोज आपको एसडीओ बना दिया गया, आप एक साइट की इंस्पेक्शन पर गए, वहां पर आपने देखा कि जो रेता डल रहा है, एक साइट पर तो मोटा रेता डल रहा है, मोटा रेता इसको बोलते हैं विच इज कोर्सर, जो कि बहुत कोर्स है, और एक साइड, दूसरी साइड पर बारीक रेता डल रहा है, मतलब बहुत फाइन रेता डल रहा है, फाइन सैंड डल रहा है। सो विच इज बेटर? आप क्या चाहोगे, कौन सी अच्छी साइट होगी? यहाँ मोटा रेता वाली साइट अच्छी होगी या बारीक रेता वाली साइट अच्छी होगी? तो लेट मी आस्क यू, आप बताइए मेरे को एक बार चैट बॉक्स में, मैं चाहता हूँ आप एक बार कमेंट करें। सो देखिए, हम जब भी सैंड, ये सैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मोटा रेता होना चाहिए या बारीक रेता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात, इसका आंसर है मोटा रेता हो तो उतना अच्छा होगा। कोर्स सैंड इज बेस्ट। आपका जब आप आरसीसी में, जब आप कंक्रीट भर रहे हैं, जब आप चाहे बीम्स के लिए, फाउंडेशन के लिए, या कॉलम्स के लिए, या स्लैब के लिए, लेंटर डालने के लिए, किसी भी चीज के लिए जब आप कंक्रीट के लिए रेता मंगवाएंगे अपनी साइट के लिए, तो जितना मोटा होगा उतना वो महंगा रेता होगा, ध्यान रखिएगा। उतना कॉस्टली होगा वो, जितना कोर्सर सैंड होगी। जितनी फाइन सैंड होगी वो उतनी अच्छी सैंड नहीं कहलाई जाएगी, उतनी वो सस्ती सैंड होगी, इट विल बी चीपली अवेलेबल, कॉस्ट उसकी कम होगी, जो बारीक रेता होता है। ठीक है, हमें हमेशा जितना मोटा रेता होगा इसका मतलब है उसमें स्टोन डस्ट नहीं है, जबकि जितना जो बारीक रेता होगा ना, उसमें स्टोन डस्ट होती है ज्यादा, मतलब उसमें वो अच्छी बात नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। सो फ्रॉम स्ट्रेंथ परस्पेक्टिव कोर्सर सैंड इज ऑलवेज बेनिफिशियल। एक स्टूडेंट ने बोला फाइनेस मॉडुलस, सो मैं थोड़ी देर के बाद फाइनेस मॉडुलस को भी डिस्कस करूंगा। व्हाट इज फाइनेस मॉडुलस? यस, फाइनेस मॉडुलस हमेशा चेक करना चाहिए, हमेशा चेक किया जाता है कितना फाइनेस मॉडुलस है। बट एक मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू में जस्ट एक जेनरिक था कि मोटा रेता होगा या पतला रेता, कौन सा अच्छा है? सो आंसर इज मोटा रेता। कोर्सर सैंड इज ऑलवेज बेनिफिशियल। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ग्रेवल है। सो ग्रेवल में कैसा ग्रेवल मंगवाना चाहूंगा? अगर सपोज मैं एक एसडीओ बन गया हूं और मुझे एक साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो मैं कैसा ग्रेवल लेना चाहूंगा? मैं क्रस्ड ग्रेवल, क्रस्ड एग्रीगेट्स प्रेफर करूंगा या राउंड एग्रीगेट्स प्रेफर करूंगा, मतलब जिसको हम गोल बजरी कहते हैं। मैं जानबूझकर हिंदी भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे बीपीएससी में, वहां पर इंटरव्यू पैनल आपसे इंग्लिश में भी बात कर सकता है या पंजाबी में भी बात कर सकता है। हिंदी में यूजुअली वो बात नहीं करते, बट आपको उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करना है जिसमें वो बात कर रहे हैं। सो अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करना है, अगर वो पंजाबी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको पंजाबी में रिस्पॉन्ड करना है।
हिंदी में यूजुअली अवॉइड करिएगा, बिकॉज थोड़ा सा अगर वो पंजाबी पूछ रहे हैं आप हिंदी बोलोगे तो दे विल फील आउट ऑफ प्लेस, थोड़ा सा ठीक नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसी मैच होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इन केस अगर वो पूछते हैं कि हम कौन सा एक गोल बजरी लेंगे या क्रश्ड बजरी लेंगे, क्रश्ड बजरी को एंगुलर बजरी भी बोलते हैं, जिसको हम क्रश्ड एग्रीगेट्स या राउंड एग्रीगेट्स, कौन से अच्छे हैं, कौन सा अच्छा है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रश्ड एग्रीगेट्स। इसमें सडनली बेटर, क्रश्ड एग्रीगेट्स मतलब एंगुलर। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग अच्छी होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। सो जब आप साइट पर होंगे ना, आप जब इनका ऑर्डर करेंगे ना, मतलब जब आप मंगवाएंगे, लेट्स से आप बिल्डर हो, आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, आप जब ऑर्डर करोगे ना, आपको पता लगेगा क्रश्ड एग्रीगेट्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, राउंड एग्रीगेट्स की कॉस्ट कम होती है, काफी फर्क होता है, ऑलमोस्ट 10%, 10, 15, 20% कॉस्टिंग का फर्क होता है। राउंड एग्रीगेट्स चीपर होते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, बट ये गलत है। बहुत सारे लोग इसलिए राउंड एग्रीगेट्स को यूज कर लेते हैं क्योंकि ये इसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्योंकि ये ना जो लेबर होता है या जो मेसन होते हैं ना, जिन्होंने एक्चुअली काम करना होता है साइट पे, उनको अच्छा लगता है राउंड एग्रीगेट्स। अगर उन्होंने हाथ से मिलाना है, अगर तो मिक्सर में मिलाना है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी अगर वो हाथ से जब मिक्स करते हैं ना थोड़े से काम के लिए, तो राउंड एग्रीगेट्स आसानी से मिक्स हो जाता है, तो वो राउंड एग्रीगेट्स कहेगा। बट कभी भी राउंड एग्रीगेट्स लेना मत, हमेशा क्रश्ड एग्रीगेट्स लेना। So crushed aggregates as well as coarse sand, this is preferred. Now, generally जो मैंने आपको बताया कि कोर्स एग्रीगेट होता है वो 4.75 mm से ज्यादा होता है, उसका साइज 4.75 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। तो यूजुअली आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर साइज का मैं क्रश्ड एग्रीगेट यूज करूंगा, कितने mm का मैं यूज करूंगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारे पास जब भी हम कोर्स एग्रीगेट ऑर्डर करते हैं ना, मैं इसको ऑरेंज कलर से लिखता हूं, क्रश्ड एग्रीगेट्स जब भी हम मंगवाते हैं तो 10 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर का मिक्स मंगवाते हैं, 10-20 मिक्स मंगवाते हैं, बिकॉज हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स चाहते हैं, हम यूनिफॉर्म ग्रेडेड एग्रीगेट नहीं चाहते, वी वांट वेल ग्रेडेड। व्हाट इज अ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट? वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है जिसमें हर तरह का साइज अवेलेबल हो, बारीक साइज भी हो, कोर्सर साइज भी अवेलेबल हो, सारी तरह का वेल ग्रेडेड हो, मिक्स हो प्रॉपर। सो जब हम वेल ग्रेडेड की बात करते हैं ना, तो आपको जब भी मंगवाना है साइट पर, तो आपको 10 mm और 20 mm का मिक्स मंगवाना है, ना तो सिर्फ 10 mm मंगवाना है, ना सिर्फ 20 mm मंगवाना है। अगर आप मिक्स मंगवाओगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, अगर आप सिर्फ 10 mm मंगवाओगे या ओनली 20 mm मंगवाओगे उसकी कॉस्ट कम होगी, बट आपको तो मंगवाना ही नहीं है कभी। आप अगर साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जाओगे, यू शुड सी कि छोटा एग्रीगेट भी है और बड़ा एग्रीगेट भी है, ठीक है, सीधी सी बात, सिंपल बात है। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में पूछते हैं जो इंटरव्यू में, वो ये है कि जो सैंड होती है, अब सैंड आपने ऑर्डर करनी है तो सैंड की क्या कॉस्ट आती है, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। व्हाट इज द कॉस्टिंग ऑफ सैंड? कॉस्टिंग के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना, इंटरव्यू पैनल में जो इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी टेक्निकल हों। उसमें से लेट्स से 5 मेंबर पैनल है आपका, सो 5 मेंबर पैनल में से 2 लोग तो प्योरली टेक्निकल होंगे, बाकी जो 3 होंगे ना वो हो सकता है नॉन टेक्निकल हो, बट वो 3 भी, यू बीइंग अ सिविल इंजीनियर, वो उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई घर बनाया होता है या थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होती है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बात है, तो उनको कॉस्टिंग का जरूर आइडिया होता है, तो इसलिए वो कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सो सैंड की कॉस्ट क्या होती है, रफ आइडिया यू शुड ऑलवेज हैव। सो अगर मैं देखूंगा आज की डेट में, अगर हम सैंड की बात करेंगे, और कौन सी सैंड की, मोटा रेता की, जो कोर्स सैंड है, कोर्स सैंड की अराउंड 24 to 25 रुपीज, 24-25, 24-25 पर CFT, पर क्यूबिक फीट, 24 to 25। अगर मैं क्रश्ड एग्रीगेट्स की बात करूंगा, इसकी अराउंड 26 रुपीज, ये भी उतना ही होता है, ₹26 पर CFT। राउंड एग्रीगेट्स थोड़ा कम होगा, ये होगा 23 पर CFT।
ठीक है। अब क्यूबिक फीट हम नापते कैसे हैं, तो जब कोई ट्रक में भर के आती है ना, तो हम उसको बिफोर गेटिंग इट अनलोडेड हम उसकी डायमेंशन कर लेते हैं, ट्रक की डायमेंशंस देख लेते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट उसकी माप लेते हैं, एंड वी कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम, और उससे हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाती है और उसका बिल बन जाता है। कि जैसे मान लो 700 CFT का एक ट्रक है, तो 700 इंटू 26 कर दूंगा तो मेरे को बता देगा कितना मुझे पैसा देना है। तो जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए 24 25 इतना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सीमेंट, सीमेंट की कॉस्ट की बात करते हैं। तो सीमेंट की कॉस्ट कितनी होती है? सीमेंट सबसे पहली बात हम कैसे मंगवाते हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं, ये तो हम CFT के हिसाब से ऑर्डर करते हैं कि भैया 500 CFT का ट्रक भेज दो, 700 CFT का ट्रक भेज दो, 400 CFT का ट्रक भेज दो। तो एग्रीगेट्स चाहे क्रश्ड हो या सैंड हो, वो तो वैसे मंगवाते हैं। बट सीमेंट कैसे मंगवाते हैं? बाय वेट मंगवाते हैं, बाय वॉल्यूम मंगवाते हैं, या बाय बैग्स मंगवाते हैं। सो सीमेंट हमेशा बाय बैग्स मंगवाया जाता है। तो जैसे सीमेंट अगर आपको मंगवाना है ना, आप ऑर्डर करोगे कि 200 बैग्स आपने ऑर्डर कर लिए, 300 बैग्स ऑर्डर कर लिए, तो सीमेंट हमेशा बैग्स में कॉल किया जाता है। नाउ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेज 50 kg, ये आपको पता होना चाहिए। 50 kg का एक बैग होता है, 1 बैग ऑफ सीमेंट वेज 50 kg। तो सीमेंट की कौन सी मेजर कंपनीज हैं? अगर मैं बात करूंगा, सीमेंट की मेजर कंपनी है अल्ट्राटेक, जस्ट आपको पता होना चाहिए अंबुजा, जेके, जेके सुपर, या श्री, ठीक है, या ACC। ये सभी जो मेजर कंपनीज हैं इंडिया में जो अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, बट अल्ट्राटेक, अंबुजा एंड ACC ये 3 टॉप की कंपनी हैं जो सबसे ज्यादा चल रही हैं। अंबुजा और ACC बेसिकली एक ही सेम कंपनी, सेम पेरेंट कंपनी के ही ब्रांड्स हैं, 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग लूंगा पर बैग, सो ये जनरली 350 से 380 पर बैग वेरी करता है कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 350 रुपीज मांगते हैं तो 50 kg का एक बैग है, तो इसका मतलब 1 किलो कितने का हो गया? 7 रुपीज का हो गया। ऐसा ही हुआ ना, 350 डिवाइडेड बाय 50, ये 7 रुपीज का हो गया। तो हम 7 रुपीज पर केजी बोल सकते हैं, या पर बैग बोले तो 350 टू 380 हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सीमेंट ये हो गया, ऑलराइट। तो सीमेंट, अच्छा सीमेंट कौन सा होगा? जो यूज करने पर क्रैकिंग कम दे, क्रैक्स कम दे, उसको हम अच्छा सीमेंट मानते हैं, है ना। जो वाटरप्रूफ सीमेंट हो, वाटरप्रूफ सीमेंट और भी अच्छा होता है। तो जनरली जब हम कास्टिंग करते हैं ना, तो जब हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं, तो सपोज हम बाथरूम या टॉयलेट्स के जब स्लैब कास्ट करते हैं, तो वहां पर हम यूजुअली वाटर सीमेंट, वहां पर हम वाटरप्रूफ सीमेंट यूज करते हैं, वाटरप्रूफिंग, ताकि लीकेज ना हो जाए किसी भी तरह से। ऑलराइट, तो ये बात हमें क्लियरली समझ लग गई। सीमेंट का मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी। अब ये बेसिक बात हो गई जो कि वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम टेक्निकलिटी की तरफ जाएं, ये तो बड़ी जेनरिक बातें हो गई, थोड़ी सी टेक्निकलिटी की तरफ जाते हैं। एक जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है आरसीसी से, वो ये है कि बीम का सेक्शन अंडर रीइंफोर्स होना चाहिए या ओवर रीइंफोर्स होना चाहिए या बैलेंस्ड होना चाहिए। ये जल्दी से समझा देता हूं मैं। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होना चाहिए या बैलेंस्ड होना चाहिए या ओवर रीइंफोर्स होना चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, इसका आंसर क्या है? कैसा सेक्शन होना चाहिए, एक बीम का कैसा सेक्शन होना चाहिए? इट शुड बी अंडर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड हो तो आइडियल होगा, बैलेंस्ड हो तो सबसे बेस्ट है, बट बैलेंस्ड हो पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम अंडर रीइंफोर्स करते हैं। एग्जैक्टली बैलेंस कर पाना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता, तो हम इसको अंडर रीइंफोर्स कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन अंडर रीइंफोर्स सेक्शन? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले वो पूछेंगे इन तीनों में से कौन सा बेस्ट होना चाहिए। तो जैसे ही आप कहेंगे ना अंडर इनफोर्स, वो कहेंगे ओके गुड, आपको बोलना है अंडर इनफोर्स्ड और बैलेंस, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, बट इट शुड नॉट बी ओवर इनफोर्स्ड। तो अब वो आपसे पूछेंगे
व्हाट इज एन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, या फिर वो पूछेंगे कि व्हाई नॉट ओवर रीइंफोर्स्ड, व्हाई नॉट ओवर रीइंफोर्स्ड। तो आप साथ साथ चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, मैं साथ साथ पढ़ता रहूंगा। ओवर रीइंफोर्स्ड क्यों नहीं होना चाहिए? ओवर रीइंफोर्स्ड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका कैसा फेलियर होता है? ब्रिटल फेलियर होता है। कैसा फेलियर होता है? बिकॉज दिस लीड्स टू ब्रिटल फेलियर, व्हाइल ये दोनों क्या करते हैं? डक्टाइल फेलियर देते हैं। ये डक्टाइल फेलियर देगा, ये भी डक्टाइल फेलियर देगा, हमें एडिक्वेट वार्निंग मिलती है। तो अब अगर वो ज्यादा टेक्निकल पर्सन हुआ, टेक्निकल इंटरव्यूअर हुआ, तो वो पूछेगा कि व्हाट इज एन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब आपको अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का क्या आंसर देना है? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का आपको आंसर देना है कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एक ऐसा सेक्शन जिसमें सबसे पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेन पर कौन पहुंचेगा, कौन रेस जीतता है। तो यहां पर रेस कौन जीतता है? स्टील विंस द रेस। अब ये रेस की क्या बात आ गई, कौन सी रेस की बात आ गई? तो एक बार जल्दी से बस आप मेरी कहानी सुन लीजिएगा, 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर मैं कंक्रीट का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं और अगर मैं स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, तो ये है ऐसे, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। सो कंक्रीट का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ना कुछ ऐसा बनता है, ये पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैराबोलिक कर्व। ये कितना होता है? दिस इज 0.0035 एंड दिस इज 0.002 एंड ये कितना होता है? ये होता है 0.446 FCA। अब ये है अल्टीमेट, ये स्ट्रेन है। सो कंक्रीट की जो अलाउएबल या परमिसिबल स्ट्रेन की वैल्यू है वो कितनी है? कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.0035। ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन कंक्रीट? 0.0035। अगर मैं स्टील की बात करूंगा, सो स्टील की जो आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कैसी होती है? वो है बाइलिनियर। तो देख लो बाइलिनियर बननी ना, एक स्ट्रेट लाइन ये और एक स्ट्रेट लाइन ये, तो दिस इज कॉल्ड बाइलिनियर कर्व। सो बाइलिनियर कर्व में जो ये जो है यील्ड पॉइंट, तो ये अगर मैं देखूंगा ये हो जाएगा 0.87 FY, ये होता है 0.87 FY and this is 0.87 FY by ES, where ES is Young's modulus of elasticity। तो अगर मैं यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेन की वैल्यू ढूंढूंगा तो इसमें मैं 0.002 ऐड कर दूंगा तो वो लगभग यहाँ पहुंच जाएगा। So this is my permissible strain value 0.87 FY by ES plus 0.002. So this is my permissible value of strain। ये हो गई permissible value of strain 0.87 FY by ES plus 0.002। ये हो गई permissible value of strain in concrete, this is permissible value of strain in steel। ठीक है, अब बस ये दोनों याद रखिए। अब बात करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन किसे कहते हैं। सो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन उसको कहा जाता है जब स्टील रेस जीत जाता है, यानी कि स्टील विंस, यानी कि स्टील अपनी परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पर पहले पहुंचता है। और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट विंस द रेस, मतलब कंक्रीट अपनी परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पर पहले पहुंचता है। तो देखिए होता क्या है, आपके पास एक आरसीसी की बीम है, आपने उस जब लोड नहीं डाला हुआ उस बीम पर, कोई भी लोड नहीं है, तो कंक्रीट पर स्ट्रेन 0 है और स्टील पर भी स्ट्रेन 0 है। पर जब आपने उस पर लोड डाल दिया उस बीम पर, तो कंक्रीट पर स्ट्रेन बढ़ना शुरू होगा, 0 से बढ़ना शुरू होगा, और स्टील पर भी स्ट्रेन 0 से बढ़ना शुरू होगा।
तो जब अगर मान लीजिए स्टील में जब स्ट्रेन बढ़ना शुरू हुआ, वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच गया देन कंक्रीट 0.0035 से कम था, जबकि स्टील अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच गया। तो इन दिस केस हम स्टील को क्या कहेंगे, हम एक ऐसे सेक्शन को क्या कहेंगे जिसमें स्टील जीत जाता है, अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंचता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और जब कंक्रीट अपनी वैल्यू पर पहले पहुंच जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और क्योंकि जब कंक्रीट पहले पहुंचता है ना, तो कंक्रीट पहले पहुंच गया, स्टील अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंचा ही नहीं था, तो हमें कोई वार्निंग ही नहीं मिली। इसीलिए कंक्रीट की वजह से जब फेलियर होगा तो एक ऐसा फेलियर होगा जिसमें नो वार्निंग, ब्रिटल फेलियर। जबकि अगर स्टील पहले पहुंचेगा, अगर स्टील यहां पर पहुंच गया, कंक्रीट अभी पीछे है, तो स्टील और आगे जाएगा, कंक्रीट जब यहां पर पहुंचेगा फेलियर तो तभी होगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड इज वेदर अ सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड और ओवर रिइंफोर्स्ड, फेलियर हमेशा कंक्रीट की वजह से होता है, हमेशा ही कंक्रीट की वजह से होता है। ये बहुत मेजर मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में फेलियर स्टील करता है। स्टील कभी फेल नहीं करता, क्योंकि स्टील तो डक्टाइल है ना, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, स्टील तो बहुत आगे जा सकता है। स्टील बस परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंच जाता है, उसके बाद वो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो आगे बढ़ता जाता है। तो कभी ना कभी तो कंक्रीट यहां पर पहुंचेगा, तो जब कंक्रीट यहां पर पहुंचेगा तो कंक्रीट क्रश कर जाएगा, कंक्रीट फेल्स इन क्रशिंग। सो इवन इफ योर बीम इज अंडर रिइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड और ओवर रिइंफोर्स्ड, आरसीसी बीम का फेलियर हमेशा कंक्रीट की क्रशिंग से ही होता है, हमेशा। बट हमें फायदा क्या मिलेगा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में, कि ये पहले पहुंच जाएगा ना, तो जब ये आगे जाएगा तो हमें वार्निंग मिलेगी, हमें दिखेगा वो बड़ा होता हुआ, तो ये हमें बेनिफिट मिलता है। बैलेंस सेक्शन उसको कहूंगा जब टाई हो जाता है मैच, मतलब जिस टाइम पर ये यहां पर पहुंचेगा ठीक उसी समय ये अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंचेगा, तो मैच इज टाइड। सो यहां पर आप लिख दो टाइड, मैच टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। गॉट इट और नॉट? आगे पॉइंट ये समझना है कि अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन इज दैट सेक्शन इन व्हिच स्टील attains its permissible value of strain before concrete attains its permissible value of strain. Balance section is that section in which both steel and concrete they attain their permissible value of strains simultaneously. ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। सो हमने कंक्रीट और स्टील का ये बेसिक क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेक्सर एंड सेक्शंस। नेक्स्ट कंक्रीट में देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सो एक्चुअली ना वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं पूछते, वो बोलते हैं कि अगर एक कंक्रीट M20 है तो उसमें 20 क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो। सो सबसे पहली बात, M स्टैंड्स फॉर मिक्स, आपको पता होना चाहिए, एंड 20 स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ, अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लूंगा इसकी, तो दिस इज दैट स्ट्रेंथ which is obtained after 28 days of casting. तो सपोज आपने क्यूब कास्ट करी, जब आप क्यूब कास्ट करेंगे तो पहली बात तो 15 सेंटीमीटर की क्यूब होती है, ये ध्यान रखें, कंक्रीट में 15 सेंटीमीटर की होती है, सीमेंट में छोटी होती है, कंक्रीट में 15 सेंटीमीटर की होगी। इसका जब मैं क्यूब टेस्ट करूंगा कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर, किस पर करूंगा, CTM बोलते हैं उसको, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर जब मैं टेस्ट करूंगा तो 28 डेज के बाद, आफ्टर 28 डेज आई विल गेट मिनिमम 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में देखी जाने वाली स्ट्रेंथ होती है। सो मिनिमम 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए आफ्टर 28 डेज। ये होता है क्यूब टेस्ट, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है, आफ्टर 3 डेज के बाद ही काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ जाती है।
7 डेज के बाद तो मैं कहूंगा कि 67% स्ट्रेंथ आ जाती है ऑफ 28 डेज। तो अगर 28 डेज के बाद मान लो 20 आनी है तो 67% के बाद ये अराउंड 14 आ जाती है, 13-14 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाती है। सो इनिशियली द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज इन द बिगिनिंग इट इज वेरी हाई, और वो धीरे 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 कम होने लगता है। Now, why do we call it characteristic strength? So, characteristic strength वो strength होती है जो एटलीस्ट एक ऐसी स्ट्रेंथ जिससे सिर्फ 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स विल फॉल बिलो द स्ट्रेंथ। 95% जो स्ट्रेंथ की वैल्यूज हैं वो इससे ज्यादा ही रहेंगी। आप समझ रहे हैं बात को? मान लो कि मैंने एक साइड पर 100 क्यूब्स कास्ट करी, 100 क्यूब्स कास्ट कर ली मैंने, और 100 क्यूब्स में से अगर वो M20 कंक्रीट है तो 95 क्यूब्स, 95% क्यूब्स का जो वैल्यू आएगी, जो स्ट्रेंथ आएगी, वो 20 से ज्यादा होगी। 20 से कम सिर्फ 5% की वैल्यूज ही होंगी जो 20 से भी कम होगी। सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ which has strength 95% of the test results are even greater than 20. In fact, एक इंपॉर्टेंट बात, ये समझ गए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इंटरव्यूअर हूंगा ना, मैं जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बताओगे, इसकी डेफिनेशन बताओगे, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि लेट्स से दैट यू आर ऑन साइट, आप साइट पर एसडीओ बनकर चले गए, वहां पर आपने चेक किया, एक क्यूब को चेक करवाया 28 डेज के बाद कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर, और आपने देखा कि उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो आ जाती है 20.1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आपने क्या देखा कि 20.1 न्यूटन पर एम स्क्वायर की स्ट्रेंथ आ गई। आप एक एसडीओ हो, क्या आप अप्रूव कर दोगे कि ये M20 है? अगर वो एक M20 कंक्रीट का क्लेम कर रहा है, आपका जो जूनियर इंजीनियर है, आपका जो जेई है या जो साइट इंजीनियर है, वो क्लेम कर रहा है कि दैट दे हैव यूज्ड M20 कंक्रीट, विल यू अप्रूव दिस टाइप ऑफ कंक्रीट जिसकी क्यूब, आपने एक क्यूब देखी और उसका 20.1 आया, क्या आप अप्रूव करोगे? मैं अगर एसडीओ होऊंगा ना तो अप्रूव नहीं करूंगा, मैं रॉन्ग करके आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाएंगे ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, वो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। कहने का मतलब ये जो है 20, ये स्ट्रेंथ है, मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स, और ये है स्ट्रेंथ। सो ये 20 है लेट्स से। अब आप जानते हैं कि ये जो शेडेड एरिया दिस इज 5%, while this area is 95%. So maximum probable strength कौन सी है? जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आने की संभावना है वो ये है, which should be around 24, which should be around 24. तो अगर M20 कंक्रीट आप बना रहे हैं ना, अगर आप उसकी क्यूब टेस्ट करेंगे तो वो लगभग 23 से 25 के बीच में शो करना चाहिए रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट 20.1 शो करता है तो ये बड़ी सोचने वाली बात हो जाएगी। 20.1 का मतलब हुआ कि आपको यहां वाली मिल गई, ये वाली मिल गई, और इसकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आई बीइंग द एसडीओ, मैं वहां पर कहूंगा कि और क्यूब्स टेस्ट करो। जब तक, अगर मान लो मैंने 2 क्यूब्स और कास्ट करी और वो भी 20.1 या 20.2 ही निकल आई, तो मैं उसको नॉट अप्रूव लिख के आ जाऊंगा। बट हाँ, अगर वो 24, 25, 23.5 या 24 आ गई, तब मैं उसको ओके कर दूंगा। बट एक अगर 20.1 आई तो ये शक की बात हो जाएगी। ऑल्दो दिस इज मोर देन 20, बट आना कितना चाहिए? इतना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्यूब्स की स्ट्रेंथ अराउंड 24 होनी चाहिए। ये भी एक प्रैक्टिकल बात है जो कि ऑन साइट इंजीनियर को जब आप चेक करने जा रहे हो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो वो 20.1 से आपसे साइन करवा देंगे और कल को पता लगेगा कि वो M20 यूज ही नहीं किया। गॉट इट? ओके,
सो हम एक जल्दी से बात देख लेते हैं। आई होप आपको याद होगा M20 का जो नॉमिनल मिक्स होता है, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, जो पहले होता था यूज, हम जस्ट रेशियोज फाइंड आउट कर लेते थे। नॉमिनल मिक्स की रेशियो M20 और M25 की याद रखनी चाहिए। ये कितनी होती है? 1:1:2 और ये होती है 1:1.5:3, 1:3 और ये होती है 1:2। मतलब जो फर्स्ट होता है ये होता है सीमेंट, सेकंड होता है सैंड यानी कि फाइन एग्रीगेट, और ये होता है कोर्स एग्रीगेट। ये होता है 1:1:2, मतलब सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। जो रेशियोज हैं दे आर बाय वॉल्यूम, ये बाय वेट नहीं है, बाय वॉल्यूम है। तो अगर हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से आप एक साइट पर गए और वहां पर M25 का डिजाइन नॉमिनल मिक्स कर रहा है, नॉमिनल मिक्स है। डिजाइन मिक्स क्या होता है? जो बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्चुअल प्रॉपर्टीज, उसके हिसाब से जब डिजाइन किया जाता है, दैट इज डिजाइन मिक्स। तो सपोज मैं 1:1:2 कर रहा हूं, तो अब आप साइट पर गए, आप कितना टोकरी या कितना तसला डालोगे? तो ध्यान से देखिए, एक सीधी सी बात है, हमेशा ध्यान होना चाहिए, 1 सीमेंट बैग, ये नहीं भूलना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बिल्डिंग मटेरियल, इसके ऊपर ना क्वेश्चन एक्चुअली नॉन टेक्निकल पर्सन भी पूछ लेता है, क्योंकि उसने कभी ना कभी अपना घर बनाया होता है, वही सब बातें पूछ लेता है। सो 1 सीमेंट बैग, मैंने आपको बताया था 50 kg होता है, बताया था ना। बट जब हम 1:1:2 या 1:3 का रेशियो डालते हैं, तो हम बाय वॉल्यूम डालते हैं। तो वहां पर जब साइट पर जो लेबरर डालती है ना, वो आप जब आप एज एन इंजीनियर वहां पे जाओगे, तो लेबरर आपसे पूछेगी कि सर कितना टोकरी सीमेंट डालना है या कितना तसला सीमेंट डालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक सीमेंट बैग में 2 टोकरी आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोकरी, 2 टोकरी या 3 तसला। तसला और टोकरी में समझते हो ना, तसला होता है थोड़ा जिसकी वॉल्यूम कम होती है, टोकरी की वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा होती है। तो 2 टोकरी सीमेंट और 3 तसला सीमेंट आता है एक बैग का। तो यूजुअली जब वो मिक्सर में डालते हैं ना, आपने अगर किसी साइट पर कंक्रीट को बनते हुए देखा होगा, तो मिक्सर में डालते हैं, तो यूजुअली वो टोकरी यूज करते हैं। तो आपको 2 टोकरी ये डालना है सीमेंट, अगर एक बैग डालनी है। सो लेट्स से दैट यू वांट टू प्रिपेयर M20, मान लो M20 प्रिपेयर करना है, तो M20 का रेशियो क्या है? 1, 1.5, 3। मतलब ये है सीमेंट, ये है सैंड और ये है बजरी या कोर्स एग्रीगेट्स आई कैन से। तो आपको अगर एक बैग ऑफ सीमेंट डालना है, मतलब क्या हुआ? एक बैग ऑफ सीमेंट का मतलब हुआ 2 टोकरी, 2 टोकरी आपने सीमेंट डाला, तो अगर ये 2 डाला, ये 1.5 टाइम्स ऑफ 1, मतलब ये कितना? 3 टोकरी डालना है, समझ गए? तो आपको जब रेता डालना है तो उसको बोलना है 3 टोकरी डालो। और जब आपको बजरी डालनी है, तो बजरी 1 से 3 गुना डालनी है। तो अगर ये 2 टोकरी है, तो ये 6 टोकरी डालनी है, तो ये आपको 6 टोकरी डालनी है। तो जब आपको मिक्सर में टोटल उसमें डालना है, तो टोटल 2 + 3 5, 5 और 6 11 टोकरी का माल उसके अंदर डालना है, फिर उसको मिक्स करना है। और उसमें वाटर भी ऑफ कोर्स डालना है, तब उसकी प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद उसको यूज करना है। नीडल वाइब्रेटर से वाइब्रेशन प्रॉपर करनी पड़ती है, ताकि टू अवॉइड हनीकूमिंग। तो ये जरूर बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप एक इंजीनियर है और आपको ये चीजों को बतानी है। आप अगर उसको 1, 1.5, 3 बता दोगे ना, वो कुछ का कुछ डाल देगा। आपको ये बताना है कि 2 टोकरी डाल दो, 3 टोकरी रेता डाल दो, 6 टोकरी बजरी डाल दो, फिर उसको ठीक लगेगा। अगर आपने उसको 1, 1.5, 3 बोल दिया, वो नहीं निकाल पाएगा। समझ गए? ओके। सो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इस जो आज हमने सेशन 1 में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस देखे, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कल मैं इसी सेशन को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें हम और भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस देखेंगे। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, तो कल जरूर जुड़ेगा, सेम टाइम 11 बजे हम इस सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।